जैसे ही गाइस आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग होता है वो अपने सोल पावर अटैक यानी कि उसकी लेजेंडरी टेक्निक से ग्रेट सेज व्यू को मार देता है, वो भी एक ही बारी के अंदर। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो डायरेक्टली की यांगफेंग सिटी ऑफ चुडू के अंदर चला जाता है एंड वो 6 घंटे के अंदर पहुंच भी जाता है। एंड वही जो ग्रेट सेज व्यू था उसे लू फैंग ने मारा है, ये चीज बस लू फैंग को पता थी। एंड उसके अलावा ग्रेट सेज व्यू को, इन दोनों के अलावा शायद ही ये चीज किसी और को पता होगी। अब आगे लू फैंग ने एक ही बारी के अंदर ग्रेट सेज ब्यू को अपने ली वान टेक्निक की वजह से मार दिया था एंड एक तरीके से उसने उसे कम्प्लीटली मारा था, तो वो रिकॉग्नेट भी नहीं कर सकता था। एंड ये चीज ऑलरेडी डार्क हॉल ऑफ यांगफेंग के अंदर कंफर्म हो चुकी थी कॉज एंड इफेक्ट ऑर्डर के कारण। एंड यांगफेंग एशियन कंट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट गेस्ट थे उन सारे लोगों को इस डेट के बारे में भी पता चल चुका था। वही बाकी के जितने भी चौज रिलम के वॉरियर्स या फिर गॉड किंग लेवल के कल्टिवेटर्स थे उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या सही में ग्रेट सेज ब्यू पूरी तरीके से मारा जा सकता है, क्योंकि अगर एक टाइम में सोचा जाए तो पावर गैप के थ्रू किसी पर्सन को हराया भी जा सकता है एंड इवन उसकी रियल बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। किसी चॉज मास्टर को पूरी तरीके से कम्प्लीटली मारना ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनके पास अपनी जिंदगी बचाने के लिए काफी सारी वेज होते हैं, वो तुरंत रिकॉग्नेट हो सकता है। गाइस जो लू फैंग है वो भी अगर मर भी जाता है तो उसकी बॉडी का अगर एक खून का बूंद भी बचता है तो वो अपने बॉडी के एक खून के बूंद से भी रिकॉग्नेट हो सकता है। इसी तरीके से चौज रिलम के वॉरियर्स होते हैं उनका मरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, और उन्हें कम्प्लीटली अगर कोई मार सकता है तो वो है गॉड किंग लेवल के एग्जिस्टेंस। बट जनरली इतने ज्यादा पावरफुल जो एक्सिस्टेंस होता है वो कभी भी वीक लोगों को बुली नहीं करते, यानी कि अगर कोई गॉड किंग लेवल का वॉरियर किसी चौधरी रिलम के वॉरियर के साथ फाइट करता है तो डेफिनेटली ये उसकी इज्जत के लिए ठीक नहीं होगा। एंड साथ ही साथ जो ब्यू ग्रेट सेज था वो भी काफी ज्यादा केयरफुल था कि वो किसी भी पावरफुल एग्जिस्टेंस यानी गॉड किंग लेवल के एग्जिस्टेंस को परेशान ना करे। पूरी के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एक तरीके का पैनिक वाला माहौल हो गया था, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके पीछे का मौत का कारण है कौन। जो बंदा आज तक जिंदा बैठा हुआ है, जिसका ऑलरेडी बाउंटी यांगफेंग एशियन कंट्री के इसके अंदर है, अचानक से उसे किसने मार दिया। अभी सारे जो पावरफुल लोग थे उनको अभी भी ऐसा लगता था कि जो ग्रेट सेज व्यू है वो अभी भी जिंदा है, उसने रिकॉग्नेट कर लिया है। बट ये लोग जानबूझ के इस तरीके की झूठी मूठी अफवाहें फैला रहे हैं। भाई हम लोग को ल्यू फैंग का डिवाइन पावर इनकॉग्निशन चुड्डू के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसे ऑलरेडी काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी जो कि डार्क हॉल ऑफ यांगफेंग एशियन कंट्री के थ्रू भेजी गई थी। एंड वैसे भी जो लू फैंग की करंट आइडेंटिटी थी, इसके साथ लू फैंग को एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल गया था जिसके अंदर उसे छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन बिना पैसे के ही मिल जाया करती थी। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये ताजा ताजा खबर थी कि जो ग्रेट सेज ब्यू है वो मारा गया, लेकिन उसे किसने मारा, वो कहाँ पे मरा, इस चीज के बारे में कोई भी नहीं जानता। लू फैंग इस चीज के बारे में सोचता है एंड उसके फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाता है, क्योंकि ये चीज लू फैंग काफी इस तरीके से जानता था कि ग्रेट सेज ब्यू के अलावा कोई भी ये नहीं जानता कि उसे मारने वाला है कौन। इवन वो बंदा इतना ज्यादा जल्दी मर गया था कि इवन उसे किसी को मैसेज भेजने का टाइम भी नहीं मिला। एंड रही बात उन सारे ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स की जिनको लू फैंग ने बचाया था, तो उनमें से कोई भी लू फैंग को नहीं पहचान सकता था, ना कि उसको देख सकता था, क्योंकि इन लोगों के बीच में बहुत बड़ा पावर गैप था। वही लू फैंग हम लोग को युआऊ मेंशन के अंदर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे हम लोग को एम्परर चुयू भी देखने के लिए मिल सकते थे। जो एम्परर चुयू होता है वो लू फैंग से कहता है, मैंने आपको काफी सारे टास्क दिए थे लेकिन आपने ग्रेट सेज ब्यू का टास्क असाइन किया, एंड जैसे ही आपने उस टास्क को रिसीव किया वैसे ही कुछ टाइम के बाद ग्रेट सेज ब्यू मर भी गया। लिटरली आप कितनी ज्यादा पावरफुल हो। यहाँ तक कि जो एम्परर चुयू था उसने जहाँ तक कि लू फैंग के पावर्स के बारे में जानता था, जो कि लास्ट फाइट क्विंगजिंग टावर के पास हुई थी, उस फाइट के अकॉर्डिंग जो लू फैंग की फिजिकल बॉडी है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल है एंड वो किसी भी चौज रिलम के पीक लेवल के मास्टर को मार सकती है। बट चाहे किसी भी इंसान की फिजिकल बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, किसी भी पीक लेवल के चौज रिलम के वॉरियर को इतना आसानी से मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो भी पूरी तरीके से, मतलब इस तरीके से कि इवन इसे रिकॉग्नेट होने का भी टाइम ना मिले। इवन एक गॉड किंग लेवल का वॉरियर भी इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि वो किसी चौज रिलम के वॉरियर को पूरी तरीके से मार सके। एम्परर चुयू को लू फैंग के ऊपर शक होने लग जाता है कि मे बी लू फैंग के पास और भी काफी सारे सीक्रेट्स है, या फिर मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जो लू फैंग है वो ऑलरेडी एक रिकॉग्नेटेड बीइंग है, यानी कि जो लू फैंग है वो गॉड किंग लेवल के ऊपर है, लेकिन वो इस टाइम सभी लोगों को चूतिया बना रहा है। एंड जो लू फैंग अपनी स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी दिखाता है वो बस उसने ऊपर ऊपर से दिखा के रखी है, अंदर से उसके पास और भी काफी सारे हिडन किलर मूव्स है। जो एम्परर चुयू होता है वो लू फैंग से कहता है, लिटरली ब्रदर मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप किसी जॉर्ज रिलम के वॉरियर को पूरी तरीके से कम्प्लीटली मार सकते हो। इससे पहले जब आपने उन फर्स्ट क्लास मार्किसेस के साथ 1 वर्सेस 5 की थी, ऐसा लगता है आपने तब उनके ऊपर काफी ज्यादा दया दिखाई कि आप लिटरली अगर किसी जॉर्ज रिलम के वॉरियर को मार सकते हो तो आप वहाँ पे उन सभी लोगों को भी मार सकते थे, एंड वो भी पूरी तरीके से। बट वही जो लू फैंग था, लू फैंग ने वहाँ पे किसी भी इंसान को पूरी तरीके से नहीं मारा था, उसने बस उनकी ट्रू गॉड लेवल की बॉडी को खत्म किया था, यानी कि एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर जो लू फैंग था वो भी काफी तरीके से जानता था कि ये सारे के सारे लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड किसी रॉयल फैमिली के इंसान को पूरी तरीके से मार देना
लिटरली इसके वजह से तो लू फैंग की दुश्मनी हो सकती थी रॉयल फैमिली के साथ, इसलिए जो लू फैंग था उसने उन लोगों को बस पनिश किया था। लू फैंग एम्परर चूई से पूछता है कि वो ऑलरेडी उसका मिशन कंप्लीट कर चुका है, तो उसे अभी किस तरीके के प्रूफ्स दिखाने पड़ेंगे। एम्परर चूई कहता है कि अभी तक इस मिशन को किसी ने भी काफी ज्यादा लंबे टाइम से एक्सेप्ट नहीं किया था, जैसे ही तुमने इस मिशन को एक्सेप्ट किया वैसे ही ग्रेट सेज ब्यू की कुछ ही टाइम के बाद मरने की न्यूज आ गई, तो इस चीज से ऑलरेडी पार्शली प्रूव हो जाता है। बट स्टिल रिकॉर्ड्स के अंदर रखने के लिए अगर तुम्हारे पास कोई भी मेमोरी सीन या फिर उस बंदे की कोई भी स्पेशल वेपन या फिर कुछ भी बॉडी का हिस्सा वगैरह टुकड़ा, वो सारी चीजें भी तुम मुझे दे सकते हो। लू फैंग अपने हाथों को फ्लिप करता है एंड उसके हाथों के अंदर एक डबल एज वाली कुल्हाड़ी आ जाती है जो कि ग्रेट सेज ब्यू की थी, एंड ये उसका एक काफी ज्यादा फेमस कुल्हाड़ी था। जो डी चुयू होता है वो उस कुल्हाड़ी की तरफ देखता है एंड उसके बाद उस चीज को ले लेता है एंड कहता है मैं जल्दी इन सब चीजों को मार्केस मिशन के अंदर सबमिट कर दूंगा, एंड तुम्हें जो भी क्रेडिट्स मिलने वाले इस मिशन के थ्रू वो तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे। लू फैंग डी चुयू से कहता है कि प्लीज एक काम करना, इस मिशन के बारे में किसी को भी मत बताना, यानी कि ग्रेट सेज ब्यू को मैंने मारा है ये चीज किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। डी चुयू ये सारी चीजें समझता था, वो कहता है डोंट वरी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस जब मैं ये सारी रिपोर्ट सबमिट करूंगा तो डेफिनेटली जो डीचू पैलेस के जो एम्परर है उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। और आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उनसे कोई भी चीज़ नहीं छुपती। कुछ टाइम के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि लू फैंग को 1 लाख क्रेडिट्स रिसीव हो चुके थे, एंड जैसे ही लू फैंग को 1 लाख क्रेडिट रिसीव होता है वो तुरंत हम लोगों को ट्रेजर हॉल की तरफ जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता था। जब लू फैंग पहले बार ट्रेजर हॉल के अंदर गया था तो उसने फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ 72 ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लिया था, जो कि इवन ग्रेट डाउ की ओरिजिन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे जब लू फैंग लास्ट टाइम इनहेरिटेंस लेने गया था तो उसे 2 इनहेरिटेंसेस पसंद आए थे, लेकिन उसकी किस्मत ही ऐसी थी कि उसके पास पैसे थोड़े से कम थे, इसलिए वो इतने सारी चीज़ों को एक साथ नहीं ले सकता था। ले उस टाइम उसने एक ही मैनुअल को लिया था जो कि थी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ 72 ब्लेड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। भाई लू फैंग जो डीचू पैलेस के अंदर होता है वहीं पे हम लोगों को वो बुड्ढा भी देखने के लिए मिलता है जो कि डायरेक्टली लू फैंग को आके ग्रीट करता है। बुड्ढे की स्पिरिट लू फैंग को ग्रीट करती है, जिसके बाद लू फैंग ऑलरेडी उसे पता चुका था कि उसे क्या चाहिए, इसलिए लू फैंग के सामने लार्ज अमाउंट के अंदर इनहेरिटेंस इन्फॉर्मेशन अपीयर हो जाती है। जब लू फैंग इस नई इन्फॉर्मेशन की तरफ देखता है तो पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद उसे ऐसा फील हो रहा था कि इससे पहले जो उसके पास इन्फॉर्मेशन थी वो काफी ज्यादा बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन थी। जो लू फैंग के पास फर्स्ट वॉल्यूम था 72 ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन का, उसके अंदर कुल मिला के बस 2 ही ब्रांचेस थी, जो कि ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसको 2 भाग के अंदर डिवाइड किया था, जो कि स्प्लिटिंग ऑफ स्काई एंड डार्क स्काई था। बट ये जो सेकंड वॉल्यूम था ये पहले वाले के कंपैरिजन के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंट था। ये जो सेकंड वॉल्यूम था इसके अंदर पूरी तरीके से ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन की इन्फॉर्मेशन दी गई थी। मतलब एक तरीके से इस बार का ये वाला जो वॉल्यूम था वो काफी ज्यादा रफ था, साथ ही साथ काफी ज्यादा ब्रूटल भी, क्योंकि बचने से ज्यादा मारना सिखाता था। जो इनहेरिटेंस था ये पूरी तरीके से स्वॉर्डमैनशिप के ऊपर बेस्ड था, यानी कि इसके अंदर की जो स्वॉर्ड लाइट थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी वो आराम से हेवन और अर्थ को कट कर सकती है। काफी सारे ऑपरेशन लॉस के अंदर भी एक स्पेस क्रैक क्रिएट कर सकती है। लू फैंग की पहले वाली टेक्निक थी जिसके अंदर हजारों स्वॉर्ड लाइट्स एक साथ निकलती थी, ये जो टेक्निक थी ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल थी। उसकी जो पहले वाली टेक्निक थी वो चाहे कितनी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो वो वर्ल्ड मेमोरिन को छू भी नहीं पाती थी, बट उसकी ये जो टेक्निक है ये आराम से वर्ल्ड मेमोरिन को भी फाड़ सकती थी। टेक्निक के बारे में सोचने के बाद जो लू फैंग होता है वो मनी मन एक ही चीज़ सोचता है कि आखिर ऐसे कितने गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स होंगे जो कि इस टेक्निक को ब्लॉक कर पाएंगे। इस टेक्निक से पता चलता है कि जो भी इसका क्रिएटर होगा उसके ओरिजिनल इंटेंशन किस तरीके के होंगे। किसी लेवल का स्वॉर्ड मैन होगा, उसकी नज़र में वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से दुनिया की सारी चीजों को काट देना चाहता है, सारी हदों को पार कर देना चाहता है। उसके सामने वो ऑपरेशन लॉज और मेमोरीज को कुछ भी नहीं समझता। में इस इनहेरिटेंस को जस्ट छूने से मुझे उस बंदे का एक माइंडसेट पता चल रहा है, वो बंदा आखिर वो किस लेवल के ऊपर होगा। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को एम्परर चू पैलेस देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर से जो एम्परर था वो लू फैंग को इस वक्त ऑब्जर्व कर रहा था। वो मनी मन कहता है ये बंदा ये एक्चुअल में एक टॉप चॉज रिलम के मास्टर को मार सकता है कम्प्लीटली। चाहे ये कोई गॉड किंग लेवल का वॉरियर है जो कि रिकॉग्नेट हुआ है, चाहे जो कुछ भी हो, अगर ये मार सकता है तो ये काफी तो स्पेशल है। और रिकॉग्नेट होने के बाद अगर ये यहीं पे पैदा हुआ है इसी दुनिया के अंदर तो ये कल्टीवेट कर सकता है। एम्परर कहता है कि स्ट्रेंथ के मामले के अंदर मैं डी क्यून के बराबर नहीं हूँ। अगर इवन पूरे के पूरे ओरियन कॉन्टिनेंट के अंदर देखा जाए तो एंसेस्टर को छोड़ने के बाद डी क्यून ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है, एंड मैं उस बंदे को नहीं हरा सकता, मेरा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन भले ही स्ट्रेंथ के मामले में हम दोनों का कोई भी कंपैरिजन ना हो, लेकिन स्टिल अगर किसी डिसाइबल को ट्रेन करने की बात किया जाए तो मैं उससे ज़्यादा बुरा तो नहीं हो सकता। इसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि जो 13 रॉयल फैमिलीज है यांगफैंग एशियन कंट्री के अंदर, उसके अंदर जो डी किंग है उसके कुल मिला के 15 डायरेक्ट डिसाइपल्स है। इसके अंदर से 6 गॉड किंग लेवल के, 8 चॉस ट्रांसेंस लेवल के है, एंड लगभग एक जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है
वो भी चौथ लेवल के पीक के ऊपर है। एंड ऑफ कोर्स जो 6 गॉड किंग है उस बंदे के अंडर के अंदर जो कि उसके डिसाइपल है, उन 6 गॉड किंग्स के भी और भी काफ़ी सारे डिसाइपल्स है। एंड जो गॉड किंग के डिसाइपल है एंड उनके जो डिसाइपल है, इवन उनके भी जो डिसाइपल है वो भी गॉड किंग लेवल के है। इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो डी किंग लीनियज होगा वो कितना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। गाइस जिस तरीके से डी चू लीनियज है उसी तरीके से डी किंग लीनियज है। मिला के 13 रॉयल फैमिलीज है एंड ये उसी में से एक है। मतलब गाइस डिसाइपल का डिसाइपल का डिसाइपल का डिसाइपल वो भी गॉड किंग लेवल का है। एम्परर सोचता है कि इस वक्त उसके पास कुल मिला के 2 डिसाइपल्स है, जो कि एक चॉस ट्रांजेंट लेवल के ऊपर है एंड एक चॉस पीक लेवल के ऊपर है। डी क्विंग जितना पावरफुल नहीं था, ना कि वो उनके जितना पावरफुल डिसाइबल्स को बनाने के लिए था। ये सोचता है कि जो लू फैंग है वो में भी एक गॉड किंग लेवल का रिकॉग्निशन होगा एंड अगर ये इस पर्सन को अपना पर्सनल डिसाइपल बना लेता है तो उसे एक गॉड किंग लेवल का डिसाइपल मिल जाएगा। हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है, जो कि सोच रहा था कि इस वक्त उसके पास 2 इनहेरिटेंस थे, जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ और ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन से को प्रैक्टिस करना चाहिए। वही जो एम्परर थे वो काफ़ी तक खुश थे अपने डिसीजन से कि उन्होंने लू फैंग को अपना डिसाइपल बनाने के बारे में सोचा है। ये इस तरीके से वो डी किंग के साथ थोड़ा बहुत तो पंगा ले ही सकते थे, क्योंकि डी किंग के जितने भी डायरेक्ट डिसाइपल है एंड जितने भी इनडायरेक्ट डिसाइपल है वो भी सारे के सारे गॉड किंग लेवल के है। लेकिन वही डी चू के पास एक भी गॉड किंग लेवल का डिसाइपल नहीं था एंड उसे लग रहा था कि मे भी लू फैंग होगा गॉड किंग लेवल का डिसाइपल। तो अगर इस तरीके से वो लू फैंग को रिक्रूट कर लेता है तो डेफिनेटली उसके पास एक गॉड किंग लेवल का डिसाइपल होगा, जिसके ऊपर उसे ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक गॉड किंग लेवल के वॉरियर का एक रिकॉग्निशन है। तो जो एम्परर था वो ऑलरेडी लू फैंग को अपना 3rd डिसाइपल समझ चुका था एंड वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे अब से सोचना शुरू कर देना चाहिए कि मुझे अपने तीनों डिसाइपल्स को क्या क्या देना चाहिए। जनरली अगर रॉयल फैमिलीज के अंदर देखा जाए तो जो भी जिसका भी डिसाइपल बनता है उसके अंदर जो एम्परर लेवल के वॉरियर्स होते हैं वो लिटरली अपने डिसाइपल्स को गॉड किंग लेवल के वेपन्स, ट्रेजर, रिसोर्सेज एंड लगभग सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड उनके डिसाइपल्स के लिए भी ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कैजुअल सी हो जाती है एक टाइम के बाद। चलो फिर गुड नाइट, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, बाय बाय। वही हमें लू फैंग उसकी केव के अंदर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे मोरुशा और मोयो क्विंगयांग ये दोनों के दोनों भी थे। दोनों बैठ के खाना खा रहे थे। जो मोरुशा होता है वो मोयो क्विंगयांग से कहता है, क्विंगयांग तुम्हारे जो मास्टर है वो ऑलरेडी 14 रिलम ट्रांसेंट लेवल के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं एंड जो भी रिसोर्स वो तुम्हें दे रहे हैं वो किसी भी नॉर्मल इटर्नल ट्रू गॉड से कई गुना ज्यादा है एंड अभी भी तुम बस एक छोटे से वॉइड ट्रू गॉड हो। मैं इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहिए एंड तुम्हारे मास्टर की नाक इस तरीके से नहीं कटानी चाहिए। मोयो क्विंगयांग कहता है मैं समझ सकता हूँ। मोयो क्विंगयांग भी जानता था कि एक इटर्नल ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाता है उसके लिए कि उसका जो मास्टर हो वो चौज रिलम के ऊपर हो, लेकिन ये बस एक वॉइड ट्रू गॉड है एंड इसका जो मास्टर है वो ऑलरेडी चौज रिलम ट्रांसेंडेंट लेवल के ऊपर है, यानी कि लगभग गॉड किंग लेवल के ऊपर। इसके बाद जो मोरुशा होता है वो मोयो क्विंगयांग से कहता है कि वैसे भी चुड्डू सिटी के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हें पार्टीज के अंदर बुला रहे हैं। काफी सारी जो रॉयल फैमिलीज है उनकी जो डॉटर्स है यानी कि उनकी लड़कियां वो मोयो क्विंगयांग के ऊपर पागल हो रही है। इसका बस एक ही कारण है कि जो लू फैंग है वो चौज रिलम ट्रांसेंडेंट लेवल के ऊपर है एंड सभी लोग लू फैंग के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। जो मोयो क्विंगयांग है वो लू फैंग का डिसाइपल है। ये चीज सुन के जो मोयो क्विंगयांग होता है वो थोड़ा सा सोचता है एंड उसे याद आता है इवन कुछ रॉयल फैमिलीज की जो लड़कियां है वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि इवन मोयो क्विंगयांग का भी दिल उनके ऊपर से फिसल गया था। लेकिन फिर मोरुशा मोयो क्विंगयांग से कहता है प्रैक्टिशनर्स के पास इनफिनाइट लाइफ होती है, वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। काफी सारी बड़ी फैमिलीज उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती, उनको बस पावर की लालच होती है, जिसके लिए इवन वो अपनी बेटी की भी शादी किसी पावरफुल पर्सन के साथ करा देते हैं। लेकिन जो मोयो क्विंगयांग था वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन उसका मास्टर जिसने ऑलरेडी हाहाकार मचा के रखा था। जो मोयो क्विंगयांग था वो थोड़ा बहुत लड़कीबाज बनने वाला था, लेकिन मोरुशा की इन सारी बातों को सुनने के बाद लगता है कि उसे अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, उसे अपने कल्टीवेशन के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि शादी करने की तो कोई उम्र नहीं होती, वो कभी भी शादी कर सकता है। आफ्टर ऑल उसके पास बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, बट पहले उसे अपने मास्टर को प्रूव करके दिखाना है कि वो क्या चीज है। मोरुशा मोयो क्विंगयांग से कहता है, क्विंगयांग तुम्हारे मास्टर और मैं हम दोनों भी पूरी तरीके से सिंगल है, हमारी जिंदगी में भी कोई लड़की नहीं है, हम लोग अपना पूरी तरीके से अपने कल्टीवेशन के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं एंड इसलिए तुम्हारे मास्टर और मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन पाए। बाकी मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता, बाकी सारी चीजें तुम्हारे ऊपर है। मोयो क्विंगयांग ने अपने बचपन से लेके अभी तक काफी सारे कपल्स को देखा था, इवन उसने अपने पेरेंट्स को देखा था जो कि एक दूसरे के लिए अपनी जान भी रिस्क के अंदर डाल सकते हैं। मोयो क्विंगयांग सोचता है कि ऐसे तो उसे ऐसी एरे गेरे रास्ते से चलते हर दूसरे बंदे से प्यार हो जाएगा, बट उसे शायद से अभी अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि उन औरतों
इमारतों के ऊपर जो कि उसे सड्यूस करने की कोशिश कर रही है। जस्ट तभी हम लोग लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि स्टार टावर की तरफ जाके जा रहा था। मोरूशा जैसे ही लू फैंग को देखता है वो एकदम से खुश हो जाता है एंड वो उसकी तरफ जाने लग जाता है। तभी जो लू फैंग होता है वो मोरूशा की तरफ एक इशारा करते हुए कहता है कि मेरे फॉलो करो एंड साथ ही साथ वो मोरूशा को एक स्माइल भी देता है। मोरूशा ये चीज देख के एकदम से खुश हो जाता है एंड वो भागते भागते लू फैंग के पीछे पीछे जाता है। फाइनली मोरूशा एंड लू फैंग ये दोनों के दोनों स्टार टावर के एक शांत कमरे के अंदर आते हैं। उसके बाद लू फैंग मोरूशा को कहता है कि इस बार जब मैं बाहर गया था तो मैंने एक टॉप लेवल के चौधरीलम के मास्टर को मारा। इस पर्सन की जो फ्लैश बॉडी थी उसने ओरिजिन ऑफ लाइट को अल्टीवेट किया था जो कि काफी ज्यादा स्पेशल है। इसके बाद जैसे ही लू फैंग अपने हाथों को वेव करता है उसके सामने एक बहुत बड़ी बॉडी अपीयर हो जाती है जो कि ग्रेट सेंट बियोयू की थी, यानी कि एक डेड बॉडी थी। इसी मोरूशा इस डेड बॉडी को देखता है वो एकदम से पूरी तरीके से शॉक हो जाता है एंड उसकी आंखों के अंदर एक अलग ही चमक देखने के लिए मिल सकती थी कि इस डेड बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा उसे फील हो रहा था, जो कि उसकी लास्ट डेड बॉडी जो भी उसने खाई थी ज़्यूयुन मास्टर की उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। गाइस चौधरीलम के वॉरियर की डेड बॉडी मिलना काफी ज्यादा रेयर होता है। इवन चौधरीलम के वॉरियर्स अगर मरने भी वाले होते हैं एट द एंड अगर उनके पास छोटी सी भी जान बची रहती है तो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनकी जो इंटैक्ट बॉडी होती है वो मिलना लगभग मुश्किल नहीं नामुमकिन जैसा होता है। मोरूशा को इस वक्त इतना अच्छी से समझ तो नहीं आया था कि लू फैंग ने इसे कैसे मारा होगा, लेकिन फिर वो सोचता है उसे जल्दी जल्दी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आखिर वो देख सकता था कि लू फैंग काफी ज्यादा तेजी से पावरफुल बन रहा था। इस वक्त कहीं ना कहीं मोरूशा पीछे रहने लग गया था। ये मोरूशा के पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे एंड ना ही उसे रिसोर्सेज की नीड थी। वो ज्यादा से ज्यादा चॉस पावर को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करता रहता था जो कि इतना इफेक्टिव मेथड नहीं था। सेक्टर 20 के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट मेथड होता है कि किसी दूसरे पर्सन की बॉडी को डिवॉर करना, फिर चाहे वो ह्यूमन हो, क्रिएचर हो, एलियन हो या फिर कुछ भी हो। लू फैंग कहता है कि इसे आराम आराम से कंज्यूम करना। इसके तुरंत बाद हम लोगों को मोरूशा देखने के लिए मिलता है जो कि क्रॉस लेग करके बैठ चुका था एंड वो ग्रेट सेंट बियोयू की डेड बॉडी को ऑब्जर्व करना भी स्टार्ट कर चुका था। वही जो लू फैंग होता है वो कुछ टाइम मोरूशा को देखता है, जिसके बाद वो एक दूसरे कमरे के अंदर चला जाता है एंड वहां पे जाके जो लू फैंग था वो 72 ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन को प्रैक्टिस कर रहा था। आफ्टर ऑल जो लू फैंग था उसे नया इनहेरिटेंस भी मिला था एंड सच्ची बोलो तो लू फैंग को कभी भी एक सही गॉड किंग लेवल का इनहेरिटेंस नहीं मिला था एंड जब तक जो लू फैंग था वो बस इटर्नल ट्रू गॉड था तब तक उसे कभी इनहेरिटेंस की कमी महसूस भी नहीं हुई कि उसके पास ऑलरेडी डुआंगडोंग रिवर का इनहेरिटेंस और मास्टर जाओ शिंगी के इनहेरिटेंस थे जो कि तब के लिए उसके लिए मोर देन इनफ थे। लेकिन जैसे ही वो चौधरीलम के ऊपर पहुंचा उसे पता चला कि एक सूटेबल इनहेरिटेंस की क्या कीमत होती है। इसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग होता है अपना कॉम्प्रहेंशन स्टार्ट करता है एंड वो जैसे अपने हाथों को नॉर्मली कैजुअली स्पेस के अंदर वेव करता है, स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ी दरार क्रिएट हो जाती है एंड इस दरार को देख के लू फैंग भी काफी ज्यादा शॉक था। अगले सेकंड हम लोगों को लगभग 20,000 यिंग एंड यांग स्वॉर्ड लाइट्स के पार्टिकल देखने के लिए मिल सकते थे। लू फैंग ने इस वक्त अपना रिवर ऑफ स्वॉर्ड वाला अटैक को यूज किया था, क्योंकि एक चौधरीलम की स्वॉर्ड टेक्निक है एंड इस टेक्निक को लू फैंग जितना ज्यादा सिंपल हो सके उतना ज्यादा सिंपल बनाए रखा था। बस दिक्कत थी वो जितना ज्यादा यिंग यांग पार्टिकल वो इस्तेमाल करता था उतना ही ज्यादा उसके ऊपर मेंटल बर्डन आता था। लेकिन गाइस लू फैंग की जो टेक्निक है रिवर ऑफ स्वॉर्ड ये काफी है किसी भी इनिशियल स्टेज के गॉड किंग लेवल के वॉरियर की ऐसी की तैसी करने के लिए, कि जो लू फैंग की विल पावर है वो ऑलरेडी सेकंड लेवल के ऊपर है गॉड किंग लेवल के एंड कहीं ना कहीं ये जो टेक्निक है इसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट लू फैंग के इस विल पावर का है। इस टेक्निक से इवन जो लू फैंग था वो स्पिरिचुअल लेयर्स को भी काट पा रहा था। बस जब वो वर्ल्ड मेम्ब्रेन की बात आती थी तो वर्ल्ड मेम्ब्रेन यानी कि लास्ट मेम्ब्रेन वो उसको नहीं काट पाता था क्योंकि वो काफी ज्यादा ठीक है। लू फैंग अपने पावर के अंदर डिफरेंस फील कर सकता था। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो लगभग आधी सेंचुरी के लिए अपनी स्काई स्प्लिटिंग लीनियज टेक्निक और डार्क स्काई लीनियज टेक्निक का इस्तेमाल करता है, यानी कि एक तरीके से कॉम्प्रहेंशन करता है। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो अपने इन्हीं सारी टेक्निक्स को परफॉर्म करता है स्टार टावर के अंदर एंड वो फील करता है कि फर्स्ट टाइम उसे स्टार टावर के अंदर थोड़ी सी हलचल देखने के लिए मिली थी, यानी कि थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्टार टावर फाइनली अपने पीक लेवल के ऊपर पहुंचते जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके जो लू फैंग की पावर्स एंड मूव्स थे वो भी धीरे धीरे औकात से बाहर जा रहे थे। फिर लू फैंग को ऐसा लग रहा था कि मे बी उसके स्टार टावर का एंड पॉइंट आ चुका है, यानी कि अब तक जो स्टार टावर लू फैंग को सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगता था अभी उसे ऐसा लगने लग गया था कि वो ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि अभी वो उसके लिए इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं रहा। फैंग सोचता है कि उसका ये जो स्टार टावर है ये उसके मास्टर यानी कि जाओ शेंकी के द्वारा रिफाइन किया गया था एंड जो मास्टर जाओ शेंकी थे वो उसके हिसाब से फर्स्ट लेवल के गॉड किंग लेवल के वॉरियर थे। किसी भी फर्स्ट लेवल के गॉड किंग लेवल का ट्रेजर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता था कि वो लू फैंग का एक फुल फ्लेजेड अटैक को रोक सके। स्टिल लू फैंग को थोड़ा बहुत टेस्ट करना था, इसलिए वो स्टार टावर के ऊपर कुछ पंचेज मारता है जिसके मदद से ज्यादा कुछ नहीं होता। बस वो देखता है कि स्टार टावर के ऊपर हल्के फुल्के निशान आए हैं, लेकिन स्टिल ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो अपना 83,000 यूनिट्स ऑफ गैलेक्सी स्वॉर्ड लाइट का इस्तेमाल करता है, जो कि लू फैंग का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था
एंड इस अटैक को लू फैंग ने अपनी पूरी ताकत के साथ किया था। एंड जैसे ये जो अटैक होता है वो स्टार टावर के वॉल से टकराता है, ये पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि थोड़ी मोड़ी वाइब्रेशंस तो फील हुई थी लेकिन एज सच कुछ इतना कुछ हुआ नहीं था। ये चीज देख के जो लू फैंग था वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। फाइनली उसे बहुत बड़ा पावर गैप फील हो रहा था अपने पावर के बीच में और स्टार टावर के बीच में, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर जाओ की वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। आखिर वो बस गॉड किंग लेवल के फर्स्ट लेवल के ऊपर थे, तो उन्होंने इतना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर कैसे रिफाइन कर सकता है। लेकिन फिर उसे मास्टर जाओ की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि जब वो स्टार टावर को रिफाइन कर रहे थे तो उनके साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। अचानक से कहीं से स्पेस के अंदर से एक गोल्डन कलर की लाइट की बीम आके स्टार टावर के अंदर मर्ज हो गई थी। इसके बाद स्टार टावर के अंदर एक अलग ही डिसइंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन चालू हो चुका था, यानी कि कुछ अलग ही चेंजेस हो रहे थे। एंड उसके बाद स्टार टावर थोड़ा सा स्पेशल हो गया। ये चीज पहले लू फैंग को इतनी ज्यादा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अभी जब लू फैंग इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तो लिटरली वो दिमाग पे जोर जाने के लिए मजबूर हो जा रहा था। एक गॉड किंग लेवल का वॉरियर जो कि ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल होता है, जब वो किसी चीज को रिफाइन कर रहा होता है तो उसका ध्यान पूरी तरीके से एक्सटर्नल क्लाइमेट एंड जितने भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कल्टीवेशन के ऊपर, उन सारे फैक्टर्स के ऊपर होता है कि कहीं पे भी कोई भी ऊंच नीच ना हो। किसी गॉड किंग लेवल के वॉरियर की कल्टीवेशन के अंदर कोई गड़बड़ होना ये लिटरली पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। यानी कि वो जो भी एक्सीडेंट था या फिर वो जो भी गड़बड़ थी वो कोई नॉर्मल एक्सीडेंट या फिर नॉर्मल गड़बड़ नहीं थी, वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल थी। शायद से वही कारण है कि जो स्टार टावर है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इवन लू फैंग के फुल फ्लेजेड अटैक से भी इसका कुछ भी नहीं उखड़ रहा। गाइस सोचो अगर लू फैंग को किसी दिन स्टार टावर के अंदर कैद कर दिया जाए तो उसकी पूरी जिंदगी लग जाएगी, उसके बाद भी वो कभी स्टार टावर के बाहर नहीं निकल पाएगा। लू फैंग को कुछ टाइम पहले ऐसा लगने लग गया था कि मे बी वो स्टार टावर के सारे सीक्रेट्स को जान चुका है एंड लगभग वो स्टार टावर के कोने कोने से पूरी तरीके से रिमूवर हो चुका है। बट अभी अभी लू फैंग को धीरे धीरे करके फील होने लग गया था कि स्टार टावर को जितना था पावरफुल समझ रहा था वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो लू फैंग को ऐसा लग रहा था कि स्टार टावर ऑलरेडी अपने पीक स्टेज तक पहुंच चुका है। अभी लू फैंग को ऐसा फील होने लग गया था कि ये जो स्टार टावर है ये अपने आप में एक एंडलेस मिस्ट्री है। भाई हमें देखने के लिए मिलता है जब लू फैंग अपने प्रैक्टिस के अंदर बिजी था पूरी तरीके से, तभी हम लोग को चड्डू सिटी के अंदर मार्केस चू फैंग है उसके विला के अंदर एक बंदा देखने के लिए मिलता है जिसकी 3 आंखें थी। वैसे तो ये दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था, ये काफी ज्यादा पावरफुल था। लू फैंग जैसे इसको देखता है वो तुरंत भागते हुए जाता है एंड इस बंदे को ग्रीट करता है क्योंकि ये जो ब्लैक रॉब वाला पर्सन था, वैसे तो इसके रॉब्स फटे हुए दिख रहे थे लेकिन वो फटे हुए नहीं थे, ये स्टाइल था। जो बंदा था ये चौजरिलम ट्रांसेंड लेवल का था। पूरी के पूरे चू लीनियज के अंदर बस 2 ही ट्रांस लेवल के बींग्स थे, जिसके अंदर से एक तो ये बंदा था और एक दूसरा बंदा था एंड एक लो फैंग था अपना। एंड इस बंदे का नाम था जुआनजियो। फैंगू जैसे इसको देखता है वो कहता है वेलकम वेलकम लॉर्ड ऑफ जियांजू पैलेस। वही जो जियांजू होता है वो इस वर्णन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। आफ्टर ऑल जो ट्रांसेंड बीइंग्स होते हैं जॉर्ज लेवल के, उनको फर्स्ट क्लास मार्किसेस से भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्स्ट क्लास मार्किसेस को इनके साथ काफी ज्यादा हम्बली बिहेव करना पड़ता है। डेफिनेटली इन लोगों के बीच में जो पावर गैप होता है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर होता है। जियांजू कहता है कि लास्ट टाइम चू फैंगू जब मैंने तुम्हें देखा था तभी भी तुम सेकंड क्लास के मार्किस थे, लेकिन अब तुम फर्स्ट क्लास मार्किस बन चुके हो। अपनी तारीफ सुन के फैंगू कहता है कि पैलेस मास्टर आप काफी ज्यादा अच्छे हो। जिसके बाद वो उसे बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद पैलेस मास्टर्स के लिए फूड एंड वाइन मंगाई जाती है। फैंगू कहता है कि मैंने सुना है कि पैलेस मास्टर इस बार चड्डू के अंदर गॉड किंग से मिलने के लिए आया है। जियांजू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है गॉड किंग से मिलने का, बट मैंने सुना है कि चड्डू सिटी के अंदर एक नया चौजरिलम ट्रांसेंट आया है जिसका नाम लो है डैश हैंग है, मैं उससे मिलने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। फैंगू कहता है कि ये जो लो है ग्रेट सेज है ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस बंदा है, ये काफी ज्यादा रेयरली अटैक करता है किसी के ऊपर। पहले इसने 5 चौज लेवल के वॉरियर्स को एक साथ ही हरा दिया था, तब जाके पूरी की पूरी दुनिया को पता चला कि इस बंदे की रियल स्ट्रेंथ क्या है। ये जो बंदा है ये काफी ज्यादा लो की रहता है, ये हमेशा अपने कल्टीवेशन के ऊपर फोकस रहता है। जियांजू कहता है कि मैं लो ग्रेट सेज से मिलना चाहता हूँ एंड मैं उससे कुछ डाउट्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी मदद कर सको इन सब चीजों में तो मुझे अच्छा लगेगा। फैंगू कहता है कि मैं तुम्हारी डेफिनेटली मदद करूंगा लो ग्रेट सेज से मिलने के लिए। ये चीज इस बंदे ने बोल तो दी थी लेकिन इसे खुद को भी नहीं पता था कि ये लो फैंग से इस बंदे को मिला पाएगा या नहीं मिला पाएगा, क्योंकि लो फैंग के दरबार के अंदर ऐसी काफी सारे फर्स्ट क्लास मार्किसेस भी आते रहते हैं रॉयल फैमिली के, लेकिन जब लू फैंग सक्लूजन के अंदर होता है तो उसे घंटा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वही हम लोग को लू फैंग का केव का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हम लोग को पता चलता है कि ये सारा जो भी हम पार्ट देख रहे थे ये ऑलरेडी हो चुका है पास्ट के अंदर, यानी कि जो फैंग यू था वो ऑलरेडी लू फैंग को विजिट कर चुका है। जो मोरूशा होता है वो इस फैंग यू को भगा देता है ये कह के कि जो लू फैंग है वो अपनी सक्लूजन के अंदर बिजी है। फाइनली जो लू फैंग होता है वो अपनी सक्लूजन के बाहर आ चुका था एंड जब लू फैंग को पता चलता है कि उससे मिलने के लिए फर्स्ट क्लास मार्किस आया था जिसका नाम चू फैंग यू है, मोरूशा से कहता है कि शायद से तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि आफ्टर ऑल ये जो फर्स्ट क्लास मार्किस है ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है एंड मुझे इनको थोड़ी बहुत इज्जत तो देनी चाहिए। भाई इसके अलावा लू फैंग को ये भी पता चल चुका था कि जो चू फैंग यू है ये एक्चुअल में एक दूसरे पर्सन का इन्विटेशन लेके आया था, यानी कि पैलेस मास्टर जियांजू
क्योंकि एक ट्रांसेंड लेवल का बीइंग था। एंड इसका नाम सुनने के बाद जो लू फैंग होता है वो भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। तो लू फैंग के सेम लेवल के ऊपर का कोई बीइंग मिलना ये थोड़ा सा रेयर है। लू फैंग भी इस बंदे से मिलके थोड़ा सा अपने बीच में और बाकी लोगों के बीच के अंदर डिस्टेंस जानना चाहता था, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों के साथ लू फैंग ने फाइट की थी वो डेफिनेटली सबके सब लू फैंग से कमजोर थे। बट लू फैंग को फाइनली कोई बराबरी वाला बंदा मिल रहा था जिसके साथ मिलके जो लू फैंग था वो ये चीज पता लगा सकता था कि आखिर उसके बीच में और बाकी के जो 14 लेवल ट्रांसेंड लेवल के वॉरियर्स है उनके बीच में क्या फर्क है। एंड हमें बताया जाता है कि ये जो पर्सन है एक्चुअल में जियांजी, ये एक फर्स्ट क्लास कंट्री व्यानजी का जो गॉड किंग लेवल का वॉरियर है उसका ये डायरेक्ट डिसाइपल है। फर्स्ट क्लास फोर्सेस के अंदर आप लोगों को पता होगा टियानमू कंट्री आता है, वेंजी कंट्री आता है और डोंगी रीजन आता है। इसीलिए जो डोंगी रीजन है वो लास्ट रीजन आता है, मतलब इन तीनों में सबसे नीचे वाला, जिसके अंदर ज्यादातर जो प्रिमिटिव नेटिव्स होते हैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट के वो लोग रहते हैं, यानी कि थोड़े पुराने टाइप के लोग जो जैसे तैसे करके सरवाइव कर रहे हैं। तो ये जो डोंगी के लोग हैं काफी ज्यादा अकेले एंड अलग हो चुके हैं, लेकिन जब ये लोग अकेले नहीं रहते एंड साथ में आ जाते हैं तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा पावरफुल फर्स्ट क्लास की फोर्स फॉर्म करते हैं। एंड रही बात टियामू कंट्री की, तो उसके पास तो एक सेक्टर बीस्ट है मैक्स लेवल का, इसलिए वो इतना ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन अगर वेंजी कंट्री की बात की जाए तो जो वेंजी कंट्री का मास्टर है वो पूरी तरीके से अलग है। फर्स्ट क्लास कंट्री है, वो फर्स्ट क्लास फोर्स है, उसके खुद के कारण वेंजी कंट्री के अंदर डेफिनेटली काफी सारे पावरफुल लोग हैं। उसके जो काफी सारे डिसाइपल्स है वो थंडर कंट्री ऑफ एशियंट और फ्लेम विंड एशियन कंट्रीज के डिसाइपल है, यानी कि एक तरह से गेस्ट ऑफिशियल समझ सकते हो। लू फैंग लॉर्ड युआनू से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। इन लोगों का ये जो मीटअप होता है वो रखा गया होता है 30 एम्परर ऑफ फ्लेम विंड एशियन कंट्री, जो कि चड्डू के अंदर ही आता है। तो 13 स्टार हॉल था, ये काफी ज्यादा फेमस जगह थी एंड साथ ही काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पार्टी करने वाली जगह थी। इस बार ये जो 13 स्टार हॉल था इसका जितना भी खर्चा वगैरह था या फिर जो कुछ भी था वो सारा का सारा चू फैंगू के द्वारा अरेंज कराया गया था। एंड नेचुरली ये जो जगह थी ये आज के दिन काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, क्योंकि ये काफी ज्यादा रेयर होता था कि दो चौजलियम के ट्रांजेंट लेवल के लोग एक दूसरे से डिस्कस करे डाउस के बारे में। हमें पता चलता है कि इस पार्टी के अंदर मार्किस चू युआन के अलावा सारी के सारी फर्स्ट क्लास के मार्किसेस थे। एंड चू युआन तो आप लोगों को पता ही होगा जिसका लू फैंग ने मार मार के भुर्जा बना दिया था। भाई इसी पार्टी के अंदर काफी सारे शेफ्स हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो कि खाना पका रहे थे। वो लोग आपस में बात करते हैं कि हमने सुना है कि यहाँ पे 2 ट्रांसेंट लेवल के बींग्स आने वाले हैं एंड वो आपस में मिलके कुछ डाउट्स को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हमारी किस्मत कितनी ज्यादा फूटी हुई है हम उन लोगों को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो लोग थे वो इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के ऊपर थे। काफी सारे चौज रिलम के भी शेफ्स थे जो कि पर्सनली चू फैंग के द्वारा आज के लिए अरेंज कराए गए थे, जिनको एक दूसरे पवेलियन के अंदर रखा गया था। भाई हम लोग को एक मोटा इंसान देखने के लिए मिलता है जो कि एक लड़की से कहता है कि सिस्टर यू, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपके परफॉर्मेंस के लिए आज का पैलेस को अरेंज करा सकूं, आपके लिए एक फ्रंटलाइन परफॉर्मेंस रखूं। आज बहुत बड़े बड़े लोग चू सिटी के अंदर गैदर होने वाले हैं। इसके अंदर 6 फर्स्ट क्लास के मार्किसेस भी होंगे और इवन 2 चौधरी के ट्रांसेंड गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स भी होंगे जो कि डायरेक्ट डिसाइपल्स है। अगर उनमें से किसी एक को अगर आप पसंद आ गए तो आपकी तो चांदी चांदी हो जाएगी एंड आपके ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर आप जो भी प्रॉब्लम्स के अंदर फंसे हुए वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। वही वो जो लड़की होती है वो सामने वाले पर्सन से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मार्किस चूली, अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मुझे लगता है कि अभी तक मैं जिंदा भी नहीं रहती, अभी तक मैं मर चुकी होती। वही वो जो मोटा इंसान होता है मार्किस चूली वो कहता है, यस देखो मैं एक 3rd क्लास मार्किस हूँ रॉयल फैमिली का एंड मेरे हाथ में कुछ ज्यादा पावर्स नहीं है। चड्डू के अंदर मैं उन पावरफुल चौजरिलम के मार्किस या फिर उन चौजले के मास्टर्स के सामने कुछ भी नहीं हूँ। पूरी की पूरी रॉयल फैमिली ऑफ एम्परर ऑफ चू लीनियज के अंदर कुल मिला के 29 मार्किसेस है, जिसके अंदर से बस 2 ही ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑर्डिनरी चौजरिलम की स्ट्रेंथ है एंड इनके अंदर से जो चू ली हाउ था वो एक था। एंड जो रॉयल फैमिलीज है उनके लिए ये जो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी चौज मास्टर्स होता है या फिर काफी ज्यादा ऑर्डिनरी चौज मार्किस होती है, इनके लिए कोई जगह नहीं होती एंड इनको जो रिसोर्सेज वगैरह मिलता है वो भी काफी ज्यादा कम होता है। ये बस रॉयल फैमिली के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये रॉयल फैमिली की ब्लड लाइन होता है। उसके बाद ये जो मोटा आदमी होता है वो उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने सुना है कि आज के जो वीआईपी गेस्ट है यानी कि लू फैंग और वो जियांजू पैलेस का मास्टर, ये दोनों के दोनों चौजली और ट्रांजेंट लेवल के ऊपर है एंड यहाँ आज के सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल के गेस्ट होंगे। उसके अंदर से जो लू फैंग है उसे काफी ज्यादा पसंद है म्यूजिक सुनना। वो हुआंग सिटी के अंदर था तो वहाँ पे 2 म्यूजिशियंस का म्यूजिक अक्सर सुना करता था। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफी सारी कॉस्मिक सैंड परचेस करके तुम्हारे लिए खरीदी है। ये चीज सुन के वो जो लड़की होती है वो इस पर्सन को थैंक्स कहती है। उसके बाद ये जो मोटा गेंडा होता है यहाँ से चला जाता है, वहाँ पे बस वो हरे कपड़ों वाली लड़की रह जाती है। जो लड़की थी वो आज काफी ज्यादा नर्वस थी क्योंकि आज पहली बार वो इतने बड़े बड़े लोगों के सामने परफॉर्म करने वाली थी। इसके अंदर से 6 फर्स्ट क्लास मार्किसेस थे, 8 सेकंड क्लास के मार्किसेस थे, 9 गेस्ट ऑफिशियल से, 15
जो थे वो डायरेक्ट डिसाइपल थे गॉड किंग के अंदर। कॉस ये जो ब्लैंकेट था यानी कि ये जो पार्टी थी ये मेन तो लू फैंग एंड जियांजू पैलेस मास्टर के लिए रखाई गई थी। फाइनली हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि पार्टी के अंदर एंटर कर चुका था गेट से। जैसे ही मेन हॉल के अंदर एंटर करता है सारे के सारे लोग लू फैंग को देखने लग जाते हैं क्योंकि डेफिनेटली लू फैंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। लू फैंग के साथ हम लोग को डी चुयू भी देखने के लिए मिल सकता था, लेकिन जो डी चुयू था वो लू फैंग के थोड़ा सा पीछे ही चल रहा था कि वो जानता था कि उसे आज जो कुछ भी इज्जत वगैरह मिल रही है या फिर जो भी है उसके पास वो सारी की सारी लू फैंग की कृपा है। दूसरी साइड से हम लोग को जियांजू पैलेस मास्टर भी देखने के लिए मिलता है जो कि डायरेक्टली आगे आते हैं एंड लू फैंग को ग्रीट करता है। फैंग भी स्माइल करके इस पर्सन को ग्रीट करता है। लू फैंग देखता है कि जो सामने वाला बंदा है उसने भी डार्क कलर के रॉब्स पहन के रखे हैं, बस दिक्कत इतनी थी कि इसके रॉब्स जो थे वो फटे हुए थे, लेकिन स्टिल उसके अंदर से जो ऑपरेशन लॉस निकल रहे थे वो एक अलग ही लेवल के ऊपर थे। बट स्टिल ये सारे के सारे जो ऑपरेशन लॉस थे वो लू फैंग का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पा रहे थे। इस चीज से लू फैंग एक चीज समझ चुका था कि रिलम ऑफ टाओ के अंदर ये जो बंदा है ये लू फैंग से काफी ज्यादा आगे है। लू फैंग का जो रिलम है वो अभी भी काफी ज्यादा वीक है। जो पैलेस मास्टर जियांज हुआ था वो भी लू फैंग को ऑब्जर्व कर रहा था। बंदे का जो स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन था वो था इस बंदे का डार्क प्रिज्म जो कि इसने अपने बॉडी के अंदर ही कल्टीवेट किया था। इसके अंदर वो अपने बॉडी के अंदर किसी भी पर्सन को इम्प्रिजन कर सकता था यानी कि कैद कर सकता था। इस वक्त जब वो लू फैंग को देखता है तो पूरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि उसने लू फैंग जैसी बॉडी कभी नहीं देखी थी। फील कर सकता था कि लू फैंग की बॉडी वैसे दिखने में काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लगती है लेकिन वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली रिस्ट्रेन है, आर पार कोई भी नहीं देख सकता एंड साथ ही साथ उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हैवी सा फील हो रहा है। लू फैंग की बॉडी को देखते ही वो बंदा एक चीज तो समझ चुका था, इस बंदे के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि अगर वो लू फैंग को अपने डार्क पैलेस के अंदर कैद करना चाहे तो। दोनों पावरफुल वॉरियर्स है यानी कि युआनजू और लू फैंग, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ फाइट नहीं की थी बट स्टिल एक दूसरे को देखते ये लोग काफी कुछ चीजों का अंदाजा लगा चुके थे। तो जियांजू था वो समझ चुका था कि जो लू फैंग की फिजिकल बॉडी है वो किसी भी गॉड किंग लेवल के वॉरियर से भी काफी ज्यादा हैवी है। ज्यादा हैवी बॉडी तो उसने किसी एशियन गॉड किंग लेवल के भी वॉरियर की नहीं देखी। इसके बाद ये दोनों के दोनों साथ में चलते हुए सीट के ऊपर जाते हैं बैठने के लिए जो कि फ्रंट सीट थी। इनके पीछे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के मार्किसेस बैठे हुए थे। ये लोग वहाँ पे बैठते हैं, इनके सामने काफी सारी फूड वाइन एंड बाकी सारी चीजें ला के रख दी जाती है एंड जैसे लू फैंग इन सब चीजों को टेस्ट करता है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि इन सब चीजों का जो टेस्ट था वो काफी ज्यादा अलग लेवल के ऊपर था। इसका जो टेस्ट था वो इवन ब्लैक बचर जो भी खाना बनाता था फायर रिलम रेस्टोरेंट के अंदर उससे भी कहीं गुना ज्यादा अच्छा था। इस खाने के अंदर एक तरीके से हेवन और अर्थ का एसेंस था। जो जियांजू होता है वो भी खाना खाता है एंड उसे भी काफी ज्यादा पसंद आता है खाना। वो कहता है कि ब्रदर यू, आपकी जो कुकिंग स्किल है वो सही में दिन ब दिन काफी ज्यादा बेटर और बेटर होती जा रही है। लू फैंग भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है सही में कुकिंग स्किल के बेसिस के ऊपर चौज रिलम के ऊपर वन स्ट्रोक के ऊपर पहुंचना ये लिटरली काबिल तारीफ है। एक्चुअल में यहाँ का ये जो खाना पकाने वाला बंदा था इसका नाम था यू जो फैंग। ये एक गेस्ट ऑफिशियल था चौज रिलम का, एम्परर चू लीनिएज का एंड ये शायद से चौज रिलम का वन ऑफ द टॉप कुक होगा। अगर पूरी के पूरे एंटायर चू कैपिटल के अंदर देखा जाए तो ये बेस्ट कुक था। देखा जाए तो ये जो यू जो फैंग था ये काफी ज्यादा एरोगेंट किस्म का इंसान था। आज इसके सामने जो दो हस्तियां आई थी इनके सामने ये काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पेश आ रहा था। वो कहता है सर आप लोग मुझे कुछ ज्यादा ही आक रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वही जिसके बाद हम लोगों को कुछ परफॉर्मेंसेस देखने के लिए मिलती है, कुछ म्यूजिकल शोज होता है एंड ये सारे के सारे जो लोग थे वो इटर्नल ट्रू गॉड के ऊपर ही थे एंड जो लू फैंग होता है वो आराम से इन सारे परफॉर्मेंस को एंजॉय करता है। वही क्योंकि ये सारे के सारे जो लोग थे वो इटर्नल ट्रू गॉड के ही थे एंड कुछ लोग चौज रिलम के इनिशियल लेवल के ऊपर थे, तो इन लोगों के परफॉर्मेंस का ज्यादा किसी के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। फर्क पड़ने का मतलब है कि इन लोगों के परफॉर्मेंस के अंदर एक तरीके से एक इल्यूजन होता है जो कि बाकी के लोगों को इन लोगों की तरफ आकर्षित करता है, लेकिन जो लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं उन लोगों के ऊपर इन इल्यूजन्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लू फैंग ये सारी परफॉर्मेंसेस देखता है तो वो कहता है कि लिटरली ये जो कैपिटल ऑफ चू है ये वर्दी है कैपिटल ऑफ चू कहलाने का। कि इवन यहाँ की जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस थे वो मंगवा टावर से कई गुना ज्यादा अच्छी थी। इवन कहता है कि फ्यूचर के अंदर वो इस जगह पे 7 इमोशन रिफाइनिंग हार्ट मेथड को प्रैक्टिस करने के लिए आ सकता है। बीच में वो जो स्टार्टिंग में ग्रीन कपड़े वाली लड़की के बारे में मैंने आपको बताया था वो भी परफॉर्म करती है, लेकिन उसके परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। इवन लू फैंग उसके परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दे रहा था लेकिन स्टिल वो इतना कुछ ध्यान नहीं देता। ये सारी चीजें देख के वो जो लड़की होती है वो थोड़ी सी उदास सी हो जाती है क्योंकि किसी ने भी उसके नाच गाने के ऊपर या फिर उसने जो भी मुजरा वगैरह किया था उसके ऊपर किसी ने तालियां वगैरह नहीं बजाई थी एंड वो बस मुंडी नीचे करके यहाँ से जा रही थी। भाई हमें बताया जाता है कि आज का जो बैंकेट रखा गया था उसके अंदर जितने भी लोग आए थे वो ज्यादातर हायर रैंकिंग के लोग थे चोल सिटी के अंदर, जैसे कि यू फैंग यांग जो कि एक टॉप लेवल का शेफ था। भाई इसके बाद जो युआनजू होता है वो लू फैंग से कहता है कि ब्रदर लू है काफी लंबे टाइम से कल्टीवेट कर रहा हूँ एंड मैं ज्यादातर अपने डार्क पैलेस प्रिज्म के अंदर कल्टीवेट करता हूँ, लेकिन आज मैं अपने कुछ डार्क पैलेस के मेथड्स के साथ आपके साथ कम्पीट करना चाहता हूँ। ऐसे ही बाकी सारे लोग इस चीज को सुनते तो वो समझ जाते हैं कि आज के ये जो बैंकेट हॉल है इसका जो कोर परफॉर्मेंस है वो स्टार्ट होने वाला है।
यहाँ पे सभी के सभी लोग लू फैंग और जियांजू को ही देखने के लिए आए थे। लू फैंग कहता है कि मैं फिजिकल कंट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान देता हूँ, तो मैं कुछ अपने फिजिकल मेथड्स का इस्तेमाल करूंगा ब्रदर युआनजू के साथ फाइट करने के लिए। लॉर्ड युआनजू इस चीज के लिए मान जाता है। के बाद तुरंत ये लोग उठ के खड़े हो जाते हैं एंड जो युआनजू होता है वो अपने हाथों को वेव करता है एंड उसके हाथों के अंदर से डार्क पैलेस की फायर निकलती है, जिसका वो इस्तेमाल डिवाइन बॉडीज और सोल्स को बर्न करने के लिए किया करता था अपने प्रिज्म ऑफ डार्क पैलेस हॉल के अंदर। इसका जो प्रिज्म है गाइस, इसका जेल, ये उसके बॉडी के अंदर ही है। उसके बॉडी के अंदर जो डिवाइन बॉडीज या फिर सोल जो इनको भी वो कैप्चर करता है, वो इनको इस डार्क फ्लेम से जलाता है। उसी फ्लेम का इस्तेमाल वो लू फैंग के ऊपर कर रहा था। बट जो लू फैंग होता है तुरंत उसके जो ब्लैक कलर के रॉब्स होते हैं उसके अंदर से एक ब्लैक कलर का लिक्विड पूरे के पूरे उसकी बॉडी के ऊपर फैल जाता है, जिसकी वजह से ये जो डार्क फ्लेम्स थी वो लू फैंग को छू भी नहीं पा रही थी। वो जो डार्क कलर का लिक्विड था उसने पूरी तरीके से लू फैंग को प्रोटेक्ट कर दिया था एंड ये लिक्विड था ब्लैक एबिसिस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का। ये काफी सारे यिंग एंड यांग पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर लगभग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यिंग यांग पार्टिकल्स की यूनिट होगी। लू फैंग काफी तक क्लियर था कि ये जो सामने वाला बंदा है वो लू फैंग को हर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो लू फैंग है वो क्वांटिटी के मेथड के अंदर विन कर रहा है, यानी कि जो सामने वाला पर्सन है उसकी फ्लेम काफी ज्यादा प्योर है। एंड अगर लू फैंग ने कुछ ही यंग पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया होता तो मे बी वो तुरंत जल के खत्म हो जाते हैं। बट इस वक्त जो लू फैंग का ये जो ब्लैक कलर का लिक्विड जो कि उसके पूरे बॉडी के ऊपर लगातार फैल रहा है, ये लगभग हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ यूनिट से मिलके बना हुआ है। साथ ही साथ इन दोनों ने जो भी कपड़े पहन के रखे थे वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं थे। जो जियांजू होता है वो समझ जाता है कि उसकी जो फायर है वो लू फैंग का कुछ भी नहीं उखाड़ पा रही, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर वो जो ब्लैक कलर का लिक्विड है उसने लगभग उसकी फायर को पूरी तरीके से कैप्चर करके रखा है एक तरीके से। फिर एक तरीके से जो लू फैंग वो पूरी तरीके से आइसोलेट हो चुका है। भाई बाकी के जितने भी 14 रिलम के वॉरियर दूर दूर से इन सारी फाइट्स को देख रहे थे वो पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे, क्योंकि डेफिनेटली ये लोग जो भी मूव्स परफॉर्म कर रहे थे वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं थे। भले ही वो मेरे बोलने से थोड़े से ऑर्डिनरी लग रहे हो, बट अगर इनमें से एक छोटी सी भी फायर का कण अगर किसी 14 रिलम के ऊपर गिर जाए ना, वो जगह पे जल के खाक हो जाए। वही लू फैंग का जो ब्लैक कलर का लिक्विड भी है ना, वो इतना पावरफुल है कि वो सेकंड्स के अंदर किसी को भी चूस के नंगा कर सकता है। जो जियांजू होता है वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि एक्चुअल में ये ब्लैक लिक्विड ये है क्या, ये किस तरीके का सीक्रेट मेथड है। लू फैंग कहता है कि ये जो चीज है इसे ब्लैक एबिसिस बॉर्डर कहा जाता है, क्योंकि ब्लैक एबिसिस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के द्वारा क्रिएट की गई है। लू फैंग के मुंह से थोड़ी बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद वो जो पैलेस हॉल का मास्टर होता है वो अपनी सारी की सारी फ्लेम्स को वापस से बुला लेता है एंड यही पे खत्म होता है आज का चैप्टर। होप करता हूँ कि आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। माफ करना, वैसे तो ये वीडियो कल ही बन जाना चाहिए था, बट 2 दिन से कुछ ज्यादा ही बिजी हो रहा हूँ मैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सबका खैर।